हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी चैनल। आज के वीडियो में हम लोग अकबर के बाद जितने भी मुग़ल शासक हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को मुग़ल काल में सबसे पहले बाबर, हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी और इसके पहले वाले वीडियो में अकबर के बारे में डिटेल में करवाया है। अगर आप लोगों ने वो वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसके पहले वो वाले वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। उसी के बाद आप लोगों को आज के वीडियो में आगे की बातें समझ में आएंगी। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के बारे में। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हिस्ट्री से जुड़े और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री का भी सिलेबस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जहांगीर के बारे में बात करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो हमें 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक ही देखने को मिलता है। जहांगीर जो है इसका रियल नाम जो है वो सलीम था और ये अकबर का सबसे बड़ा बेटा था, जो कि अकबर और बेगम जोधा का बेटा हम लोग कह सकते हैं। और इसका रियल नेम सलीम था, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से जाना जाता है। तो जब ये शासक बनता है तो चूँकि यही अकबर का सबसे बड़ा बेटा था, इसीलिए इसे शासक बनने में आसानी होती है। इसके और भी जो भाई होते हैं वो नशे की लत की वजह से शासक बनने के योग्य नहीं होते हैं, इसीलिए इसको शासक बनने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं आती है। तो जैसे ही ये शासक बनता है, यानी कि अपने राज्य आरोहण के साथ इसने 12 आदेश जारी किए थे। यानी कि जैसे ही ये शासक बनता है तो इसे अपने राज्य में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी जो इसे पसंद नहीं थी। तो जैसे ही ये राजा बना, इसने तुरंत ऐसे 12 ऑर्डर जारी कर दिए, जिसमें मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक भी शामिल थी। यानी कि ये जो इसका मेन पॉइंट था, क्योंकि इसके जितने भी जो भाई हुआ करते थे वो सब नशे की लत का शिकार हुआ करते थे, इसी वजह से बहुत ही जल्दी उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इसने शासक बनते ही सबसे पहले मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का ऑर्डर जारी किया। इसके बाद फिर इसने 1615 में मेवाड़ में मुग़लों की अधीनता को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। यानी कि उस टाइम जैसा कि मैंने अकबर वाले में बताया था, अकबर और मेवाड़ के बीच में काफ़ी युद्ध हुए थे। हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था जो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। उसके बाद जब जहांगीर शासक बनता है तब मेवाड़ में अमर सिंह, यानी कि जो राणा प्रताप के पुत्र जो थे, जिनका नाम अमर सिंह था, वो शासक बनते हैं। तो जहांगीर और अमर सिंह के बीच में भी काफ़ी सारे युद्ध होते हैं। फिर बाद में उनकी बीच में संधियां हो जाती हैं और फिर मेवाड़ जो है वो मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार करने में जहांगीर को सफलता नहीं मिली। यानी कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में भी करना चाहा, लेकिन उसमें इसे सफलता नहीं मिली। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, जहांगीर के काल में प्रशासन पर नूरजहां गुट का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। नूरजहां गुट कहने का मतलब है कि जहांगीर की जो वाइफ थी, जिसका नाम नूरजहां था, उसका एक गुट बना हुआ था। इसके अलावा एक दूसरा गुट बना हुआ था जो नूरजहां विरोधी गुट के नाम से जाना जाता था। उस टाइम हम अगर बात करें, जहांगीर जो है वो अपने शासनकाल के कुछ टाइम बाद ही बीमार रहने लगा था। तो इस वजह से इसकी जो वाइफ नूरजहां थी उसका ही शासन पर ज़्यादा प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए नूरजहां गुट जो है वो हमें ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू नूरजहां विरोधी गुट के। तो इसीलिए अगर हम लोग बात करें, नूरजहां गुट जो है उसका हमें ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। अब अगर हम लोग बात करें नूरजहां गुट में कौन कौन शामिल थे, तो इसमें नूरजहां शामिल थी। इसके अलावा नूरजहां के पिता, जिनका नाम एतमा उद्दौला था, वो शामिल थे। आसिफ खां शामिल थे और नूरजहां और जहांगीर का बेटा, जिसका नाम खुर्रम था, जिसे बाद में शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है, वो शामिल थे। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि नूरजहां गुट में कौन कौन शामिल था।
अब अगर हम लोग बात करें, जहांगीर ने भी अकबर की तरह धार्मिक उदारता का पालन किया, लेकिन कहीं कहीं हमें इसके कुछ ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जो तनाव के क्षेत्र में मान सकते हैं हम लोग कि वो तनाव वाले भी उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इसने 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। गुरु जो है वो आप लोगों को पता होगा कि पहले गुरु जो हैं वो गुरु नानक हुआ करते थे, और लास्ट गुरु या फिर 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह हुआ करते थे। लेकिन जहांगीर के टाइम पर 5वें गुरु जिनका नाम अर्जुन देव था, तो उनके साथ जहांगीर का कुछ टकराव हुआ था, इस वजह से जहांगीर ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया था। इसके अलावा सूफी संत शेख अमृत के साथ भी जहांगीर का टकराव होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो ये सारे धर्मों के प्रति धार्मिक उदारता की नीति अपनाता था, लेकिन फिर भी कहीं कहीं हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो जहांगीर का पुत्र था और इसका नाम जो है वो खुर्रम था। बाद में फिर ये शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है। इसका जो टाइम टेबल है वो हमें 1617 से लेकर 1658 ईस्वी तक देखने को मिल जाता है। शासक बनने के बाद इसने 1632 से लेकर 1633 में अहमदनगर का मुग़ल साम्राज्य में विलय करवाया था। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ये हमें दक्षिण भारत में दक्कन वाला जो एरिया है वहाँ के प्रमुख जो हम कह सकते हैं राज्य देखने को मिल जाते हैं। और ये जो हैं वो हमें वहमनी साम्राज्य जो हुआ करता था उसके छोटे छोटे जब टुकड़े हुए थे, यानी कि वहमनी साम्राज्य जब छोटे छोटे राज्यों में बट गया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो 5 राज्यों में बटा था, जिनमें हमें एक अहमदनगर भी प्रमुख देखने को मिल जाता है। इसके बाद फिर इसने 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा में भी मुग़लों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। यानी कि अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ये तीनों ही अब मुग़लों के अधीन आ गए थे। इसके अलावा मुराद और औरंगजेब के नेतृत्व में मध्य एशिया में भी इसने नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली। यानी कि ये जो है वो औरंगजेब जो है वो हमें इसका पुत्र देखने को मिलता है, तो उसके साथ मिलकर, और मुराद जो है वो भी इसका एक पुत्र हुआ करता था, तो उन सब के साथ मिलकर इसने मध्य एशिया वाला जो एरिया है वहाँ पर भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया था, लेकिन इसमें उसको सफलता नहीं मिली थी। इसने 1632 में बंगाल में हुगली नदी और सतगांव वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पुर्तगालियों की शक्ति का दमन भी किया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर लेती है। यानी कि इस टाइम तक आते आते हमें जो अंग्रेज हुआ करते थे उनका भारत में प्रवेश होता हुआ दिखाई देने लगता है। तो 1632 में जो पुर्तगाली हैं वो हुगली नदी और जो बंगाल का सतगांव वाला एरिया है वहाँ पर आ गए थे, लेकिन जो शाहजहाँ हैं उसने इनकी शक्ति का दमन किया। इसके अलावा इसके शासन के अंतिम वर्षों में शाहजहाँ के जो बेटे थे, यानी कि जो इसके उत्तराधिकारी थे, उनमें उत्तराधिकार को लेकर बहुत सारे युद्ध देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसके बेटे कौन कौन थे, तो इसके बेटों में दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब जो इसके प्रमुख बेटे थे, और बाद में इन सबको हराकर औरंगजेब जो है वो शासक बन जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो औरंगजेब के बारे में बात कर लेते हैं। औरंगजेब, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये शाहजहाँ का पुत्र था और ये अपने भाइयों को पराजित करने के बाद शासक बनता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो हमें 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक देखने को मिलता है। शासक बनने के 2 साल बाद, यानी कि 1660 के दशक में उत्तर पूर्वी भारत पर इसने कई सारे अभियान चलाए थे। उत्तर पूर्वी भारत हम लोग कह सकते हैं जो प्रेजेंट टाइम में असम, अरुणाचल वाला जो एरिया है वहाँ पर भी इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए थे। इसके अलावा इसने 1686 और 87 में बीजापुर और गोलकुंडा पर भी मुग़ल साम्राज्य में उनका विलय कर लिया था।
ये तो हम लोगों ने अभी इसके पहले भी देखा था। शाहजहाँ ने भी बीजापुर और गोलकुंडा पर विलय करने का प्रयास किया था, लेकिन उस टाइम उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा ने मुग़ल साम्राज्य की अधीनता ही स्वीकार की थी, यानी कि उनका पूरे तरीके से मुग़ल साम्राज्य में विलय नहीं किया गया था, वो सिर्फ मुग़ल साम्राज्य की अधीनता मानने लगे थे। लेकिन बाद में जब औरंगज़ेब का शासनकाल आता है तब बीजापुर और गोलकुंडा भी मुग़ल साम्राज्य में उनका विलय कर लिया जाता है। औरंगज़ेब के समय बड़ी संख्या में विद्रोह हुए जिसने मुग़ल साम्राज्य के पतन का विरोध भी किया। यानी कि अगर हम लोग बात करें, इस टाइम बहुत सारे नए नए शक्तियाँ उभर कर आ रही थी, नए नए राज्य उभर कर आ रहे थे, तो उन वजह से बहुत सारे विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम लोग उन विद्रोहों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो मराठा विद्रोह हुआ था। यानी कि इस टाइम मराठा जो है वो एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे, इसीलिए औरंगज़ेब का मराठों के साथ भी विद्रोह हुआ था। दूसरा बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ था। तीसरा अफ़गानों का विद्रोह हुआ था, जो हमें 1660 से लेकर 1670 के दशक में देखने को मिलता है। इसके अलावा पंजाब में सिखों का विद्रोह हुआ था। उनमें जो गुरु तेग बहादुर हैं और गुरु गोविंद सिंह हैं वो प्रमुख माने जाते हैं। इसके अलावा इसका राजपूतों के साथ भी विद्रोह हुआ था, जिसमें राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ प्रमुख माने जाते हैं। इसके अलावा इसने सनातनी विद्रोह भी हुआ था, जिसमें मेवात, नल्लौर जैसे जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख माने जाते हैं। और ये जो विद्रोह है वो भू राजस्व के कारण हुआ था। इसके अलावा इसका जाटों के साथ भी विद्रोह हुआ था, जिसमें गोदुल, राजाराम, चूड़ामण और सूरजमल जो है वो प्रमुख माने जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के 7 विद्रोह जो हैं जो हमें औरंगज़ेब के टाइम पर देखने को मिले थे। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 4 तरीके के गुट हमें दिखाई देते हैं। पहला जो था वो तुरानी था, जिन्हें हम लोग सुन्नी भी कहते हैं। दूसरा जो था वो ईरानी था, जिन्हें सिया कहते हैं। सिया और सुन्नी जो है वो आप लोगों को प्रेजेंट टाइम में भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तीसरा जो इस टाइम गुट उभर के आ रहा था वो था भारतीय मुसलमान, जिन्हें सखजादा भी कहा जाता था। चौथा जो गुट था वो हिंदुओं का था, जिनमें राजपूत और मराठा प्रमुख माने जाते थे। तो ये चारों तरीके के गुट जो हैं वो औरंगज़ेब के बाद हमें भारत में ही देखने को मिल जाते हैं। औरंगज़ेब के बाद 11 अन्य शासकों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा हम कह सकते हैं शक्तिशाली शासक नहीं हुआ करते थे, और ना ही उनके टाइम पर किसी भी तरीके के उनके साम्राज्य का विस्तार हुआ, या उन्होंने किसी भी तरीके के कोई कार्य नहीं किए, इसलिए उनके बारे में कोई ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन मुग़ल वंश का जो अंतिम शासक है, जिसका नाम बहादुर शाह जफ़र था, उसके बारे में हमें थोड़ा उल्लेख देखने को मिलता है। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफ़र के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो जब हम लोग वहाँ बात करेंगे तब मैं आप लोगों को बहादुर शाह के बारे में भी बताऊंगी। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में। यानी कि ये जो है वो प्रमुख मुग़ल शासक हुआ करते थे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि मुग़ल शासक के ऐसे क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से हमें मुग़ल जो साम्राज्य है उसका पतन होता हुआ दिखाई देता है। तो इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात लगभग 150 वर्षों तक मुग़लों का शासन रहा, लेकिन मुग़लों का राजनीतिक महत्व निरंतर कम होता गया। यानी कि सिर्फ नाम के लिए 150 वर्षों तक शासन रहता है कि हाँ मुग़ल साम्राज्य जो है वो है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए रह गया था। उस टाइम बहुत तरीके की नई नई शक्तियाँ भी उभर कर आ रही थीं, अंग्रेज भी भारत में आने लगे थे, इसलिए धीरे धीरे इनका राजनीतिक महत्व कम होता जा रहा था। नादिर शाह के आगमन के कारण मुग़लों की प्रतिष्ठा को व्यापक ठेस पहुंची, और इसके बाद फिर 1857 तक मुग़लों का केवल सांस्कृतिक महत्व ही बना रहा, कभी अब्दाली, कभी मराठे तथा कभी मुग़लों के संरक्षण में। अब
अगर हम लोग बात करें मुगलों के पतन में विभिन्न कारकों की भूमिका मानी जाती है, तो अब हम लोग उन कारकों को देख लेते हैं। इनमें अगर हम लोग सबसे पहले कारक के बारे में बात करें तो वो था औरंगजेब के शासनकाल में एक बड़े भूभाग पर मुगलों का नियंत्रण था और समकालीन क्षेत्र में एक केंद्र से संपूर्ण मुगल साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य माना जा सकता है। यानी कि अगर हम लोग कहें तो इस टाइम तक, औरंगजेब के टाइम तक, मुगल साम्राज्य जो है उसका एरिया काफ़ी बड़ा हो गया था। यानी कि भारत में बहुत बड़े एरिया पर मुगल साम्राज्य जो है उसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि औरंगजेब ने उत्तर पूर्वी वाला जो एरिया है भारत का, वहाँ तक भी अपना विस्तार करने का प्रयास किया था, जिसमें उसको कुछ सफलता भी मिली थी। इसके अलावा इन्होंने मध्य एशिया तक भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के कई सारे प्रयास किए। तो इस वजह से मुगल साम्राज्य जो है उसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। जबकि औरंगजेब के बाद जो शासक हुए हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं थे और ना ही वो इतने अच्छे शासक हुआ करते थे। इस वजह से उनके लिए सिर्फ एक केंद्र से, सिर्फ दिल्ली से पूरे इतने बड़े एरिया पर शासन करना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। तो ये हमें इनके पतन का एक सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा इसी काल में अनेक विघटनकारी शक्तियों का भी उद्भव होता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि मराठा है और बंगाल है, बंगाल के नवाब जो हैं, अवध के नवाब, इसके अलावा जो अंग्रेज हैं वो भी आने लगे थे। तो इस तरीके से बहुत सारी शक्तियों का जो है वो उदय होता हुआ हमें दिखाई देता है। इस वजह से भी मुगल साम्राज्य जो है उसका पतन होता हुआ हमें दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, औरंगजेब की मृत्यु के 3 दशकों के भीतर विभिन्न कारणों से क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ, जैसे कि अवध, मराठे और बंगाल। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्षेत्रीय राज्यों पर नियंत्रण बनाए रखने में उत्तरवर्ती मुगल शासकों की विफलताएं भी इसके पतन का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। यानी कि मुगल साम्राज्य में ऐसे बहुत से छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य जो हैं वो स्वतंत्र होने लगे थे, लेकिन औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक हुए वो इतने शक्तिशाली नहीं थे या इतने योग्य नहीं थे कि वो उन क्षेत्रीय राज्यों पर नियंत्रण रख सकें। इस वजह से जो क्षेत्रीय राज्य थे वो ज़्यादा शक्तिशाली होने लगे एज़ कम्पेयर टू मुगल शासकों के। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इनकी विफलता के लिए कुछ सीमा तक इनकी अयोग्यताएं भी जिम्मेदार मानी जाती हैं। इसके अलावा इनके उत्तराधिकार के नियमों का अभाव भी इसके अलावा दरबार में गुटबंदी भी हुआ करती थी। तो इस तरीके के जो प्रमुख कारण हैं वो भी इनके पतन के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। इसके अलावा औरंगजेब के पश्चात मुगलों के पतन को तीव्र करने में जागीरदारी व्यवस्था का जो संकट है वो भी अहम भूमिका निभाता है। जागीरदारी व्यवस्था क्या होती है ये मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जब मुगल प्रशासन करवाऊंगी उस टाइम पर बताऊंगी, तो वहाँ पर आप लोगों को जागीरदारी व्यवस्था के बारे में क्लैरिटी आ जाएगी। तो औरंगजेब के बाद हम देखते हैं कि जो जागीरदारी व्यवस्था जो अकबर ने बनाई थी वो भी अब उतनी सशक्त या फिर उस तरीके की नहीं रह गई थी जैसे कि अकबर ने बनाई थी। उसका भी हमें संकट दिखाई देता है जो मुगलों के पतन में अहम भूमिका निभाता है। इस संकट को गिराने में औरंगजेब की दक्षिण विस्तार की नीति का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। यानी कि औरंगजेब जो है उसने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने की जो नीति अपनाई थी, इस वजह से भी जागीरदारी व्यवस्था का जो संकट है वो उत्पन्न होता हुआ हमें दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जागीरदारी संकट के कारण, एक तरफ तो उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई थी और दूसरी तरफ राज्य की आय में भी कमी होने लगी थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, खालसा क्षेत्र से भी जागीर का आवंटन किया जाने लगा था, इससे मुगलों की आय भी प्रभावित होने लगी थी। तो ये कुछ आर्थिक कारण भी मुगलों के पतन के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। इसके अलावा मुगलों की राजनीतिक सैनिक कमियों को उजागर करने में नादिर शाह और अहमद शाह के सैन्य अभियानों का भी विशेष योगदान माना जाता है। यानी कि औरंगजेब के बाद जो मुगलों की जो सैन्य जो शक्ति हुआ करती थी वो भी अब उतनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं रह गई थी जैसे कि अकबर और उसके पहले के टाइम पर हमें दिखाई देती थी। तो ये भी हमें
एक प्रमुख कारण माना जा सकता है मुगलों के पतन का। इसके अलावा उपरोक्त पृष्ठभूमि में विघटन की प्रक्रिया तीव्र हुई। ये यहाँ पर पृष्ठभूमि है, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। उपरोक्त पृष्ठभूमि में भूमि में विघटन की प्रक्रिया तीव्र हुई और राजनीतिक शून्यता का कुछ समय के लिए मराठों ने भी लाभ उठाया, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा उठाया और मुगलों का पतन हुआ। यानी कि मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के बाद बहुत तरीके के जो है हमें राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। इसके अलावा अब इनकी जो सेना हुआ करती थी वो भी इतनी शक्तिशाली नहीं रह गई थी, उसमें भी बहुत तरीके की कमियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जागीरदारी संकट के कारण आर्थिक जो हम कह सकते हैं पतन होने लगा था इनका, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन होता चला जा रहा था। और बाद में हम देखते हैं कि इनकी इन सारी कमियों का फ़ायदा कुछ टाइम के लिए तो मराठों ने उठाया। उसके बाद जब अंग्रेज आ जाते हैं तो फिर तो हालत और ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फिर मुगलों का पूरे तरीके से पतन हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आप लोगों को मुगल साम्राज्य के प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, इसके अलावा फिर हम लोग आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बता दिए हैं तो मुगल साम्राज्य अभी एंड हो गया है, अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना रह गया है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।